व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 जो पॉडकास्ट है अजीत भारती सर का प्रखर के प्रवचन चैनल पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, तो पॉडकास्ट को हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं रिएक्ट। तो भाई बहुत सारे खुलासे और बहुत सारी चीजें पता लगी। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। एक एक करके बात करेंगे। तो पहले जो आपने मेरे को बात बोली वो आपने बोला इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी टाइप की बातें हैं, या फिर जो ये अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी टाइप के ये जो वर्बल डायरिया है या वर्बल वर्ड प्ले है, जो भी जिस तरीके से भी इसको हम प्रेजेंट करें, इस पे एक डिफेंस आता है और वामपंथियों से ही डिफेंस आता है। मैं एक्चुअली वामपंथियों के गढ़ में पढ़ के आया हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूँ, तो मैंने ये वाली रेसलिंग बहुत जल्दी अपना ली थी। मैं दोनों तरफ से ही मैं कर सकता हूँ और मेरे को पता है वो लोग किस तरीके से खेलते हैं, बट आई गिव अ प्रॉपर डिफेंस। ऐसा भी तो है दैट पावर, whether that be governmental institutional power or any power of that nature, power when met with opposition discovers more novel and interesting ways to oppress. तो पहले ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट प्रेशर आया, चाहे पब्लिक से आया, पॉपुलर सपोर्ट में आया, डिस्कोर्स में आया। पावर ने बोला एक काम करते हैं, इनके पास रहने देते हैं ये लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम, ये अपीयरेंस ऑफ फ्रीडम, और हम इनको सटली दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं। तो ज़रूरी है क्या ये कहना, क्योंकि मेरे को कई बार लगता है जो डिफेंस आता है ना कि ये वीडेम या प्यू इंडेक्स, ये लोग सब करप्ट और एक यूनिपोलर, एक वेस्टर्न मॉडल से निकल के आती हैं। ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आई हैव ऑफ्टन फाउंड कैन बी वेरी स्ट्रॉ मैनिश ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रॉपर क्रिटिसिज्म हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग एक्चुअली दे आर वन स्टेप अहेड इन फिगरिंग आउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड न्यू एंड यूनिक वेज इन विच पावर ऑप्रेसेस पीपल। ऐसा भी तो हो सकता है, आपको लगता है? मुझे एग्जांपल्स आप दीजिए कि भारत में कहाँ ऑपरेशन है। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से घुस सकते हैं। नाउ वी कैन गेट टू पॉइंट बाय पॉइंट एंड वी विल यूज ध्रुव एज अ रेफरेंस बिकॉज ध्रुव डज अ फेयरली गुड जॉब एट मेकिंग एन आर्गुमेंट, वेदर दैट आर्गुमेंट इज स्टेबल और नॉट, वील फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं आपके ही जो आपने बात खड़ी करी थी यूजफुल इडियट्स वाली। यूजफुल इडियट्स वो लोग हैं जिनको जीवित बाहर समाज में जीने दिया जाता है एज अपोज टू बंद किए जाने के। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बंद कर दिया गया है। हैज प्रेस फ्रीडम बीन ऑप्रेस्ड इन सम वे इन दैट वे, डू यू थिंक? कौन लोग हैं वो? मेरे को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको उसकी रिपोर्टिंग के लिए बंद कर दिया गया। जब तक आप देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रेस का इंडिविजुअल है, या जो मान लीजिए एनडीटीवी वाला मैंने उदाहरण आपको दिया, पठानकोट वाले में लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप यू कैनॉट क्लेम प्रेस फ्रीडम इज बीइंग कर्टेल और स्टैम्प्ड अपॉन। जब आपने एक अपराध किया हुआ है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। हाँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आ गया, प्रणय रॉय का। उस आदमी पे 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा हुआ है। 5,000 करोड़ के IT-AT इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है, उसने उसकी और उसकी पत्नी राधिका रॉय पे 117 करोड़ ईच 234 करोड़ के पेनल्टी ठोके। ठीक है। उसके बाद 32 संभवतः शेल कंपनियां चलाने का भी, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सब मतलब आरोप उस पे लगे हैं। IT-AT वाला तो प्रूवन है और ये सारा हुआ। अब जब ये होता है तो यू कैन नॉट गो ऑन कॉलिंग कि नहीं प्रेस फ्रीडम पे हमला हो गया। अबे वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था जिसके कारण उसके ऊपर हमला हुआ, वो पैसा का हेर फेर कर रहा था इधर उधर ले जा करके। और तो मैं एक अजीत भारती जर्नलिस्ट हूँ, मैं जाके डकैती डाल दूं कहीं पे, तो क्या मेरे डकैत होने वाला एस्पेक्ट हटा दोगे? आप बोलो अजीत भारती जर्नलिस्ट के उस पे हमला हो गया, भाई उसको जेल में डाल दिया। तो वो एस्पेक्ट जो है ना कि आपने कोई क्राइम किया है, उसके कारण आपको जेल में डाला गया। हाँ, आपने कार्टून बनाया ममता बनर्जी का, उसके कारण आपको जेल में डाल दिया, दैट इज इलीगल है। आपने मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला, उसके लिए आपको उठा करके जेल में डाल दिया, दैट इज इलीगल, दैट इज एब्सर्ड। उसके लिए मैं सदैव ही खड़ा रहूंगा। अभी मनीष कश्यप का एक केस था, 11 महीने तक उस व्यक्ति पे NSA लगा के रखा हुआ है। किस कारण से? उसने कुछ न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट्स को कोट करके वीडियो बनाया कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार हो रहा है। वो फेक न्यूज़ निकली। ठीक है, फेक न्यूज़ निकल गई, लेकिन जब तक उसके पास वो न्यूज़ थी तब तक वो फेक नहीं थी। उसके पास आया, ही माइट हैव इन, वो इररिस्पॉन्सिबल कह लीजिए, चाइल्डिश कह लीजिए, व्यूज़ के पीछे भागने वाला कह लीजिए, यूट्यूब के लोग हैं, उनको लगा होगा कि ये बोल देते हैं ये चलेगा, भी चल गया। उसके बाद आपने उस पर NSA लगा दिया। NSA यार नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, मतलब यार तुम सोचो कि कौन सा एक्ट लगा रहे हो, किसके ऊपर? वो आदमी बिहार में बैठा हुआ है, बिहार, और बोल रहा है कि बिहारियों और तमिलनाडु के बीच जो है वो
सिचुएशंस क्रिएट हो गए और ये दोनों का क्या बॉर्डर शेयर हो रहा है कि वहाँ पे दोनों लोग जो है लड़ने के लिए निकल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे मज़ेदार बात, उस व्यक्ति ने जिसकी रिपोर्ट कोर्ट की थी दैनिक भास्कर की या जागरण की, उसको 2.5 लाख का या ऐसे करके जुर्माना लिया गया बस। अच्छा, उसको उसके ऑनर को जेल में नहीं डाला गया, उस पे एनएसए नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। इस लड़के पे एनएसए लगा, 11 महीने तक तमिलनाडु पुलिस ने उसको बंद रखा। और वो जो है वो लेफ्ट राइट इसका जर्नलिस्ट नहीं था, वो लोगों के मुद्दे उठाता था। तेजस्वी यादव को उसने चैलेंज कर दिया था नाम वाम लेके, जो कि नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सत्ता यार बहुत अत्यंत ही पावरफुल होती। वो यदि वो चाह लेगी ना, यदि तमिलनाडु पुलिस चाह लेती तो एनएसए भी उसका नहीं हटता 11 महीने। उन्होंने सोचा चलो बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं इस टाइप से। तो क्या आपके अपराध के कारण जर्नलिस्ट को बंदी बनाया जा रहा है, या फिर उसके जर्नलिस्ट होने के कारण? जर्नलिस्ट होना मतलब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम कार्टून बना रहे हैं। अगर कार्टूनिस्टों को भी उसी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले में रखा जाए, मनीष ने जो किया उसके लिए यू कैन गिवन हिम अ टैप ऑन द रिस्ट। बोलते कि अरे यार तुम एक माफ़ीनामा 40 मिनट का वीडियो बनाए, 40 मिनट माफ़ी मांगो, ये सब चीजें ठीक थी। कि आप उसको एक पैट कर देते कि आगे से मत करना, माफ़ी मांग लो, हटो। बट आपने एनएसए डाला। यही मतलब तमिलनाडु पुलिस ने किया, राजद की सरकार ने किया। उस पर कभी फांसीवाद का, आपातकाल लाने का और डिक्टेटरशिप का चार्ज नहीं लगता है। बट जिन जर्नलिस्ट को बहुत कम है, आप खोज लो, आप डेटा निकाल के देख लेना, भाजपा सरकार में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आप मतलब 5% भी उदाहरण टोटल जितने पे हुआ होगा केस लेकर के आएंगे जिसमें कोई जेन्युइन केस ना बन रहा हो। पर अभी जो जेन्युइन केस की बात है ना अजीत भाई, हम इस बारे में बात भी कर रहे थे, थोड़ी सी इस बारे में बात कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि कौन करप्ट नहीं है। प्रणय रॉय का तो ये शेल कंपनी और शेल कंपनी के थ्रू पैसा घुमाने वाली बात जो आप कह रहे हो वो निकल आई पब्लिक में निकल आई। पीछे से तो सभी किसकी शेल कंपनियां नहीं होती, कौन करप्ट नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। द प्रॉब्लम विद करप्शन इज नॉट कि इसने करा या उसने करा, कर सब रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट अब आप पे डायरेक्टेड अटैक हुआ जा सकता है, यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन सम वे। सो इज अ बेटर आर्ग्यूमेंट हियर नॉट कि प्रणय रॉय के जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो हो सकता है प्रो गवर्नमेंट हो इस टाइम पे, उन्होंने भी करप्शन किया, बट उनके वो निकलेंगे नहीं, निकलेगा प्रणय रॉय का, बिकॉज वो एंटी गवर्नमेंट है। सिमिलरली फॉर अरविंद केजरीवाल, लेट मी जस्ट प्लीज, अरविंद केजरीवाल के साथ क्या है, मैं कहता हूं हो सकता है जो ये लिकर स्कैम वाली बात है, इनका डिफेंस जो है वो हो सकता है यूजलेस हो, मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं पता, मैं मानता हूं, बट कौन सी सरकार नहीं करती करप्शन? इनका तो दिवाला निकाल रहे हैं। क्या ये इस तरीके से प्रैग्मेटिकली अप्रोच करना इसको सही है या गलत है? आप मेरे को बताओ। देखिए, ये तो हवाई फायर एक तरह से हो गया, ये आप जनरलाइज करके कि सब करप्ट है, सब करप्ट है, तो भाई तुम्हारी सरकार कहीं तो आएगी, कहीं से खोद के निकालो। सब करप्ट थे तो कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने 40% करप्शन का चार्ज लगाया था येदियुरप्पा पे, आपकी सरकार आई, क्यों नहीं जेल में डाला उसको? हिमाचल में सरकार बदली, क्यों नहीं जेल में डाला? आप महाराष्ट्र में सरकार में आए थे, कितनों को जेल में आपने डाल दिया? योगी तो अभी आया ना, 2017 तक उत्तर प्रदेश में मायावती और सपा और बसपा का था। तो करप्शन यदि इन लोगों ने किया होता, यूपी में ही बेस्ड है मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स या जो भी, तो ठीक है, ये आप कह सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच भी है कि भाई करप्शन तो है, रैम्पेंट है, डिग्री जो है ऊपर नीचे हो सकती है। फिर बात वही आती है कि जब आप ये बात मानने को तैयार हैं तो आप उसको प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप खोजो ना। करप्शन के चार्जेस किस किस पे लगाए? भाजपा पे, आधार पे लगा दिया, राफेल पे लगाया, पेगासस का लाया, एक भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक चीज सर्वाइव नहीं की, एक इशू इनका नहीं चला, जितने भी ये लेकर के आए थे। इसका मतलब कि भाजपा इतनी स्मार्टली करप्ट है कि यू नेवर नो। या कि इंडिया की इंस्टीट्यूशनल जो बैंडविड्थ है पावर्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को पावर देता है, वो इतनी ब्रॉड एंड वाइड है कि कभी भी ये प्रूव करना आसान होता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी पावर, पार्टी इन पावर इज एवर करप्ट। नहीं, आप अब इन सब चीज़ों का क्या होता है ना कि अब हम जिस समय में जी रहे हैं ना, उसका मनी ट्रेल, डिजिटल ट्रेल, ये सब मिल जाता है ना, डिजिटल ट्रेल। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट
छुपा रही है रिकॉर्ड्स को, ये सब आप आरटीआई डाल के मंगवा सकते हो। आरटीआई ये सब बहुत ही बढ़िया कानून है, वो डालो और पूछो और पता करो। ये सारी चीज़ें हर चीज़ का है। यदि आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है किसी के पीछे पड़ने का, तो गवर्नमेंट ने टूल्स दे रखे हैं। हाँ, आप एक लेवल तक मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। आप यदि ईडी वाले बात पे आएंगे कि क्या सर्टेन इंडिविजुअल्स को ही टारगेट किया जा रहा है, यार सत्ता पक्ष हमेशा अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट तरह से टारगेट। यार अमित शाह को रख दिया था 59 दिन के लिए जेल में, किस बात के लिए? तुम 2002 को लेकर के नाचते रहे हो, 2022 तक नाचता रहा है कांग्रेस, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट नहीं। तुम सत्ता में थे, 13 घंटे साइटी बनाकर क्या नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई थी? कहाँ निकल गया? तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारा तोता था सीबीआई, तुम्हारे पास सारे वेयरविदॉल्स थे, एवरीथिंग वाज एट योर डिस्पेंसेशन, स्टिल यू कुड नॉट प्रूव इट। तो ये लॉजिक तो नहीं चलेगा कि सब करप्ट हैं। भाई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट नहीं होते हैं, इनकरप्टेबल होते हैं, जो सही में फकीर होते हैं, झोला उठा के चल देने वाले लोग होते हैं। तो जब होगा यार, समय है, ऐसा नहीं है कि भाजपा अनंत काल तक यहाँ पे शासन करने वाले। बिल्कुल, वो भी हारेंगे, वक्त बदलेगा, कभी तो हारेंगे ना। हाँ। अब डिग करना, हम लोग नहीं मरेंगे तब तक, हमारी उम्र बहुत कम है, हम लोग जीवित रहेंगे और हम देखेंगे। हमें जेल में डाल देना तुम, हमें जेल में डाल देना उनके बदले हमें क्यों जेल में डाल देना? मैं एक बात बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तुम अगर हमें उनका प्रतिनिधि मानते हो कि हम उनकी बातें जो है आगे बढ़ाते हैं, हम उनके समर्थन में, हमें भी डाल देना जेल में अगर करप्शन निकल आए तो। अच्छा, हाँ। तो मैं, क्योंकि कुछ लोगों में आपकी आस्था इतनी प्रबल होती है ना, उनके बिहेवियर को, आचरण को देख के आपको लगता है कि ये आदमी करप्ट नहीं है। तो आप डू यू थिंक दैट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? यस, ऑब्वियसली। पर भैया आप तो मीडिया में काम करते हो, आपको नहीं पता कि इमेज मैन्युफैक्चर हो जाती है? मैं सब जानता हूँ, हाँ। इट कैन बी डन, बट इट डजंट मीन इट मस्ट हैव बीन डन। वही केस होगा, ठीक है? तो ये भी है, इमेज मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नहीं हुई है। हाँ, क्यों नहीं हुई है? बट वही तो है कि आप एक पॉलिटिशियन का इमेज ही सब कुछ होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो फेक ही इमेज बनाई गई। आप मोदी को किस बात पे टारगेट कर? टेलीप्रॉम्प्टर लेके पढ़ता है भाई, कौन नेता नहीं पढ़ता है? मतलब ऐसे एब्सर्ड इश्यूज को लेकर उसने बीबी को छोड़ दिया, क्या उसकी बीबी ने आके तुमको बोला कि तुम मेरा वकील बनो? आप किन बातों पे उस व्यक्ति को टारगेट कर? मतलब मैं तो ऑपोजिशन पे हंसता हूं। मैं नॉन लेफ्ट में या राइट विंग में मुझसे हार्श क्रिटिक आपको मोदी का नहीं मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट वेलकम्ड इन बीजेपी सर्कल्स। मैं किसी नेता को नहीं जानता। लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ होगा, 2 करोड़ रुपया इलेक्शन के टाइम में दे देते होंगे, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, बिकॉज मैंने मोदी को इतना क्रिटिसाइज किया है, और इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म है, जहां मुझे लगेगा कि ये जो मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, ये जो बात प्रॉमिस कर रहे थे, ही इज स्वेइंग अवे। दैट इज माई राइट एज ए सिटीजन और ए जर्नलिस्ट टू आस्क क्वेश्चन। मैंने वो किया। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मोदी जी की भक्ति करने में लगा रहता हूँ, बट फिर भी आप रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन रखते हो। हाँ, मैं प्रो मोदी हूँ, आई विल वोट फॉर मोदी, बट आई विल क्वेश्चन मोदी एज वेल। वही जो वोट देगा ना, वो तो क्वेश्चन करेगा, जो भी वोट डालता है वही, और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि करेगा, करना चाहिए। नहीं, जैसे अभी के टाइम पर जो मुद्दे उठाए गए थे, अभी इलेक्शन, अब तो इलेक्शन हो चुकी है, कल रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्जिट पोल तो आई चुकी है, तो जैसे मुद्दे उठाए गए ओपोजिशन के द्वारा कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि ओपोजिशन ने ये बोला, सरकार ने जो जो काम कर रहे हैं, अब मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं वैलिड तरीके से चेक करूं, मैं गूगल पे चेक करूं, मैं हर तरीके से आर्टिकल्स पढूं कि क्या वाकई में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है, महंगाई बढ़ी है या जो उस टाइम पर बढ़ती थी उससे कम बढ़ी है। ये चीजें देख के चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल, तेल का रेट आप देखोगे तो कांग्रेस के टाइम पर लगभग 210% बढ़ गया था, उनके टाइम में मोदी की गवर्नमेंट में आप देखोगे तो लगभग 60% बढ़ा है। तो उससे एक अंदाजा होता है कि नहीं, इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, महंगाई मतलब वो एक नॉर्मल रेंज में चल रही है, जबकि आप देखो कितने देश अभी महंगाई से कितने बुरी तरीके से गुजरे हैं।
इंडिया पता नहीं 6% 8% इस रेट पे महंगाई चली है, बाकी देशों में 15% भी गई है, 21% भी गई है। दूसरा आ जाता है बेरोजगारी बढ़ी है। मुझे लगता है एक छोटा सा एग्जांपल, मैं ज्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ आजकल, मैं इतना ही बोल देता हूँ, ये एग्जांपल समझने वाले समझ जाएंगे। जिस गांव से अगर लोग फौज की तैयारी करते थे, आर्मी एयरफोर्स में जाने के लिए, वहां से 1-2 की लगती थी नौकरी, बाकी लोगों की तो सरकारी नहीं लगती थी ना, वो 60 साल पहले लगती थी ना मोदी के टाइम पर भी लगी, 1-2 की लग गई, किसी की वैसे लग गई, क्योंकि सरकारी नौकरी लिमिटेड हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, उस गांव में अगर ऑप्शंस लोगों के पास ये है कि अगर वो शहर जाके काम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ भी या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करते करते बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास कि वो जोमैटो, मिंत्रा, इन सब में डिलीवरी वाली नौकरी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत आ चुके हैं। पहले क्या कहते थे, अरे अमेरिका में गया लड़का, पढ़ता है और शाम को काम भी कर लेता है, पैसा भी आज बना लेता है वहां पर। आज वही कल्चर इंडिया में भी आ चुका है। लोग पढ़ भी रहे हैं। मैंने एक चीज देखी, इंडिया में थोड़ी ये वाली भी सोच भी है, ठीक है, और इसी से करने मतलब इंडिया में लोग सोचते हैं कि ड्राइवरी कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, काम क्या होता है। कनाडा में जाके भी लोग, कितने लोग ड्राइवरी करते हैं, दुबई जाके ना, कि तू उसकी बात कर रहा है यूएस, ठीक है, और जो मेरी खुद की कजन बता रही हूँ, ठीक है, तू जानता भी होगा, अच्छी खासी वो है, मतलब फैमिली हर तरीके से है, उसने भी वहां पे जाके मैकडोनल्ड में जॉब किया है, तो वहां बच्चे करते हैं और ये कल्चर इंडिया में भी आ रहा है। तो वही वाली बात है कि ऑपोजिशन की आधी ज्यादा बातों में मैं हंसता हूँ कि वो अपनी बीवी, उसकी वो बीवी के साथ नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। या तुम पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो इंसान की, आप वो देखो कि देश को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही वाली बात आती है, कई बार मुझे पॉइंट्स ऑपोजिशन के बहुत बेसलेस लगते हैं, या फिर कई बार मैं कहूँगी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये किस तरीके से वो कर वो चीज। जैसे मैं हर उसमें मैंने बोला था कि तब तानाशाही नहीं थी, जब 15 इतने दिन अमित शाह जी को जेल में डाला था। एक वीडियो अभी एल्विश की वीडियो आई थी ना जो, वो देखिए मैंने, उसके नीचे 1-2 कमेंट थी कि तुम तो ये कह रहे हो लेकिन मोदी ने नौकरियां कहाँ दी है। भैया यार समझो, मोदी से नौकरी मांगना मतलब सरकारी नौकरी मांगना, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती सबको यार, ये चीज समझो, और मिलेगी भी उन्हीं को जो डिजर्विंग होंगे। बाकी लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर, जो सरकारी नौकरी वाइज जिनकी वो एक मेरिट लिस्ट में जिस तरीके से। और दूसरी बात भाई, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नौकरियां होती हैं, ये समझो। जो देश सरकारी नौकरी देगा वो देश चल ही नहीं पाएगा। कौन सा देश है जो सरकारी नौकरी पे चल रहा है, ये बता देना आप। लगता है आपको भाई चीन जैसे देश भी फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है, क्यों गुमराह हो जाते हो 2-4 लोगों की यूट्यूब वीडियोस देख के या ओपोजिशन के वैसे वैसे भाषण सुन के कि खटाखट फटाफट। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।